हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग अकाउंटेंसी का पूरा रिवीजन करने वाले हैं ए टू जेड, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, सारे डिलीट टॉपिक एंड एवरीथिंग। मतलब इतना कह सकते हैं कि इस रिवीजन को पूरा का पूरा देखना। क्लास 3 पार्ट में डालूंगा। पहला पार्टनरशिप एंड एनपीओ, दूसरा पार्ट जो होगा शेयर डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तीसरा पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन पूरे 3 पार्ट के अंदर क्लास पूरा का पूरा अकाउंट ए से जेड तक, 0 to N तक, आज किसी भी कीमत में रात तक मैं खत्म करा दूंगा। तो साथ साथ रिवीजन करते चलना, भरोसा रखना, क्लास जितना भी कराऊंगा ना सारा उसी में से आएगा। लेकिन इसके साथ आपको बस एक चीज, कोई वीडियो नहीं देखनी, कुछ नहीं देखनी। थ्योरी भी इसके अंदर है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की डिटेल इसके अंदर है। बाकी आप मॉक्स जरूर लगाना ताकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको। मैं कॉन्सेप्ट यहाँ समझा दूंगा, बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको सेल्फ करनी पड़ेगी मॉक्स के अंदर से। उसमें वीडियो सॉल्यूशन दे रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। मैंने 3 मॉक फ्री भी कर दिया उसके अंदर, ताकि आप आराम से बना लो और कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सारा का सारा पेपर उसी के अंदर से आएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास बिना देरी किए। और एक बार और बोल देता हूँ, क्लास कल सुबह 6 बजे मैं लाइव आ रहा हूँ यूट्यूब पे, जहाँ पे पूरे बिजनेस स्टडीज का पार्ट ए, पार्ट बी विद ऑल डिलीड पोर्शन सब कुछ मैं रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, तो सुबह जरूर क्लास आना टाइम से। पूरा बीएसटी कर लेंगे आज, अकाउंट्स कर लेंगे। मॉक 3 3 6 मॉक दोनों में से बना लेना, पेपर देखना, बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको एनपीओ से देखने को मिलेंगे। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि एनपीओ को छोड़ो मत, एटलीस्ट मैं यहाँ जो करा रहा हूँ उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। तो सबसे पहले एनपीओ बेसिकली जो है वो प्रॉफिट मोटिव से शुरू नहीं होता। उसका क्लास मेन मोटिव है क्लास नेशन को सर्व करना, यानी कि हेल्थ रिलीजियस प्रॉब्लम्स, या क्लास पब्लिक सर्विसेज, कल्चर को प्रमोट करना, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना, ये इसका काम है। इसका काम सोशल वेलफेयर करना है। इसका काम प्रॉफिट कमाना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि प्रॉफिट नहीं कमाते, प्रॉफिट कमाते। इनके पास 4 सोर्सेज से पैसा आता है: डोनेशंस, मेंबरशिप फी और एंट्रेंस फी, जब कोई मेंबर एंटर करता है एनपीओ के अंदर। सब्सक्रिप्शन, सारे मेंबर से क्लास पर मंथ एक अमाउंट चार्ज किया आता है, इसको बोलते हैं क्लास सब्सक्रिप्शन। और ग्रांट्स, ठीक है, ग्रांट मतलब किसी ने कोई बड़े काम के लिए सरकार ने कोई ग्रांट दिया वो। इसके अंदर लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए क्लास एक अमाउंट मिलता है, इसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। ध्यान रखना, लाइफ मेंबरशिप फी बैलेंस शीट के अंदर कहाँ पे दिखता है। मैं जो ये रिवीजन करा रहा हूँ ना, ये मान के करा रहा हूँ कि आपने एक बार जरूर चैप्टर पढ़ रखा है, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है। तो बैलेंस शीट में क्लास एक कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। ठीक है, कैपिटल फंड में ऐड होगा किस साइड, क्लास लाइबिलिटी साइड। ध्यान रखना, लाइफ मेंबरशिप फी क्योंकि लाइफ में 1 टाइम मिलता है, इसीलिए वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, वो क्लास कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। कैपिटल फंड का दूसरा नाम होता है जनरल फंड, या इसको क्लास कॉर्पस भी कहते हैं। कैपिटल फंड, जनरल फंड, कॉर्पस, लाइफ मेंबरशिप फी इसी में ऐड होता है। मैं जो जो बातें बता रहा हूं ना क्लास, यहां से हटके, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट, तो सुनना ढंग से। एनपीओ एक लीगल एंटिटी है, सेपरेट फ्रॉम इट्स प्रमोटर। एनपीओ को जिसने चालू किया, दे आर कॉल्ड प्रमोटर्स। प्रमोटर से हटके क्लास एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। एनपीओ को मैनेज जो करती है कमेटी, उसको बोलते हैं मैनेजिंग कमेटी, या सिंपल उसको बोलते हैं ट्रस्टीज, भरोसेमंद। ठीक है, ट्रस्टीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनपीओ 3 स्टेटमेंट बनाता है: रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ध्यान रखना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्लास कैश बेसिस पर बनता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूवल बेसिस पर बनता है। ये बात आप ध्यान रखना, आगे और मैं आपको डिटेल बताऊंगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नेचर है वो है नॉमिनल, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर है वो है रियल। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो क्लास पेपर में पूछ ली जाती हैं। अगर कोई मुझे कोई फंड देता है, कहता है भैया ये फंड तुम्हारा नहीं है, इस फंड से आने वाली इनकम तुम्हारी है, तो उस फंड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास एंडोमेंट फंड। ठीक है, उस फंड को क्या बोलते हैं, एंडोमेंट फंड। अब उस फंड से जो इनकम आएगी ना वो मेरी है, फंड में हाथ नहीं लगा सकता मैं। उस फंड से जो इनकम आएगी वो मेरी है। तो अगर ये इनकम स्पेसिफिक पर्पज से है तो वो लायबिलिटी साइड दिखेगा बैलेंस शीट में। अगर वो जनरल पर्पज से है क्लास, फिर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड दिखेगा। फंड्स भी 2 तरीके होते हैं, जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड। जो जनरल फंड होता है ना वो इनकम है हमारे लिए, उसे हम जहां चाहे वहां खर्च करें। लेकिन जो स्पेसिफिक फंड है वो लायबिलिटी है, क्योंकि हमें क्लास उसे स्पेसिफिक काम में लगाना पड़ेगा। राइट, लाइफ मेंबरशिप बता दिया क्लास मैंने, 1 टाइम पेमेंट करता है। लेगेसी, विरासत में जो मुझे मिला है, मेरे दादा परदादा पुरखे से जो मुझे विरासत में चीजें मिली हैं, दैट इज कॉल्ड लेगेसी। उसी तरीके से एनपीओ को भी कई बार कोई इंसान मर जाता है, अपनी वसीयत में चीजें एनपीओ के नाम कर जाता है। अगर कंडीशन लगी है तो वो स्पेसिफिक हो गया, कंडीशन नहीं लगी तो वो जनरल हो गया। जनरल अगर पैसा मिला है तो इनकम, स्पेसिफिक मिला है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड।
ऑनरेरियम हमारे यहाँ मान सम्मान में जब किसी को पेमेंट करते हैं तो क्लास ऑनरेरियम। लाइक मैंने क्लास एक अनाथालय में क्लास जाके किसी एक्टर ने जाके कोई लेक्चर दिया, कोई भाषण दिया, किसी बड़े पॉलिटिशियन ने, जहाँ जाने के वो लाखों रुपए लेते हैं, लेकिन क्लास वहाँ पे अनाथालय में जाकर उन्होंने 1 रुपए चार्ज नहीं किया। बट अनाथालय वालों का भी तो एक जिम्मेदारी बनती है ना, उनकी इज्जत में, उनके रेस्पेक्ट में कुछ क्लास उनको पैसे देना, एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन देना, दैट इज कॉल्ड ऑनरेरियम। इट इज अ टोकन पेमेंट मेड टू पर्सन हु हैव वॉलंटरली अंडरटेक अ सर्विस वेयर नॉर्मली रेंडर्ड फॉर अ फी। जो सर्विस वो फी में देता है क्लास, उसको फ्री में दे रहा है तो उसके लिए क्लास कुछ खर्चा करना पड़ता है। कुल मिला के हिंदी भाषा में मेहमान नवाजी में जो पैसा दिया जा रहा है वो खर्चा क्लास ऑनरेरियम है, ऑनर में दिया जा रहा है। डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहां दिखाते हैं क्लास? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड। हर महीने, हाफ ईयरली, 6 महीने में क्लास सब्सक्रिप्शन कलेक्ट किया। जितने भी मेंबर है ना क्लास, वो सब्सक्रिप्शन देते हैं। मान लो किसी एनपीओ में 500 मेंबर है, 100 के हिसाब से वो हर साल जो सब्सक्रिप्शन मिलेगा, मान लो साल का 100 रुपए है और 500 मेंबर है तो 50,000 रुपए हर साल क्लास इकट्ठा होगा। इसको बोलते हैं क्लास सब्सक्रिप्शन। अच्छा, जो सब्सक्रिप्शन मेंबर ने नहीं दिया उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ दिखेगा? एसेट साइड। कहाँ? एसेट साइड। जबकि अगर समय से पहले आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये कहाँ दिखेगा? लाइबिलिटी साइड। और जितना भी सब्सक्रिप्शन आपने कमाया है वो कहाँ दिखेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड, यानी कि इनकम साइड। सब्सक्रिप्शन इनकम है, इनकम आउटस्टैंडिंग एसेट, इनकम एडवांस में ले लिया तो लाइबिलिटी। ठीक है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ध्यान समझना है, समरी है कैश बुक। ये इतना ही जितना बता रहा हूं बस इतना ही कर लो, एनपीओ में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है। तो ये समरी है कैश अकाउंट का, इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजेक्शन, रिसीट्स, पेमेंट, जितनी भी कैश बेसिस पे है वो सारी रिकॉर्ड होती है। ये कैश बेसिस पे है। नेचर क्या है क्लास इसका? रियल अकाउंट नेचर है। इसमें रेवेन्यू और कैपिटल नेचर दोनों ट्रांजेक्शन आते हैं। कैश जो रिसीट पेमेंट अकाउंट है ना, ये कैश बुक की समरी है। कैश बुक डेली बेसिस पे बनाया जाता है, उसकी समरी बना के रिसीट पेमेंट एक ही दिन बनाया जाता है साल के एंड में। और ये समरी ऑफ कैश बुक है। इसके अंदर रेवेन्यू नेचर, कैपिटल, सारे खर्चे, सारी कमाई, एवरी, चाहे घर खरीदा हो, चाहे क्लास कोई रॉ मटेरियल खरीदा हो, चाहे सैलरी दी हो, चाहे क्लास कोई लोन दिया हो, सब कुछ इसके अंदर आएगा। बस इसके अंदर एक चीज नहीं आता, वह उधारी ट्रांजैक्शन। कैश का अगर मूवमेंट हो रहा है तो वो रिसीट पेमेंट अकाउंट में दिखेगा, राइट। इररेस्पेक्टिव पीरियड, वो कभी का भी हो, पिछले 2 साल का पैसा आज मिल रहा है तो आज की इनकम मान लो। ऑल रिसीट्स डेबिटेड, ऑल पेमेंट क्रेडिटर्स, नो कैश आइटम। कैश आइटम क्लास इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करते क्लास, ठीक है। नॉन कैश आइटम्स आर इग्नोर, नॉन कैश आइटम्स को हम लोग नहीं लेते। ओपनिंग बैलेंस जो है वो शो करता है कि ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस शो करता है क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है। ट्रू फॉल्स में ध्यान रखना कि रिसीट पेमेंट अकाउंट का जो कैश का बैलेंस है वो हमेशा और हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। और लेकिन जो बैंक का बैलेंस है वो क्लास डेबिट क्रेडिट कोई भी हो सकता है, बैंक का नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, इसको हम लोग ओवर ड्राफ्ट बोलते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लास एनपीओ पीएनएल अकाउंट नहीं बनाता, क्योंकि पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट लॉस निकलता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है एनपीओ, और उससे क्लास सरप्लस या डेफिसिट निकलता है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। ध्यान रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस बेसिस पे बनता है क्लास? एक्रूअल बेसिस बनता है। नेचर क्या है क्लास का? नॉमिनल नेचर है। सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। प्लीज क्विक रिवीजन, ध्यान सुनो, सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड किए जाते हैं और नॉन कैश ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। मशीन का परचेज, मशीन का सेल रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, लेकिन उस मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगा है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। मशीन की सेल रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, पर सेल पे जो गेन है या जो लॉस है वो रिकॉर्ड किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इट इज जस्ट पीएनएल अकाउंट, बस और कुछ नहीं है। सारा एक्सपेंडिचर क्लास रेवेन्यू नेचर के, करंट ईयर के ही क्लास डेबिट होंगे। सारी कमाई रेवेन्यू नेचर की और करंट ईयर की ही क्लास क्या होगी? क्रेडिट होगी। क्लोजिंग बैलेंस बताता है सरप्लस डेफिसिट, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता इसका। और जनरल डोनेशन अगर आपको मिला है तो वो क्लास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, इनकम साइड। स्पेसिफिक डोनेशन क्लास बैलेंस शीट में किधर दिखता है क्लास? लाइबिलिटी साइड। कोई भी एक्सपेंस हो, ध्यान रखना क्लास, एनी एक्सपेंसेस, 600 रुपए मान लो एक्सपेंस दे रखा है, जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना वो क्लास प्लस हो जाएगा, और जो भी क्लास प्रीपेड एक्सपेंस है वो क्या कर दोगे क्लास? आप माइनस कर। ध्यान रखना कोई भी, और ये जितना बैलेंस आएगा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में खर्चे की साइड, डेबिट की साइड चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है, जबकि प्रीपेड एक्सपेंस क्या है क्लास? एसेट है। तो ये सबके लिए रूल है, कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा वो अगर निकालना है ना आपको, तो एक्सपेंस जितने भी हैं उसमें आउटस्टैंडिंग सारे ऐड करो, प्रीपेड माइनस करो, पता पड़ जाएगा क्लास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा। अब आते हैं क्लास इनकम्स की। जितनी भी इनकम है क्लास अक्रूड, जो भी क्लास अक्रूड इनकम है, ध्यान रखना अक्रूड इनकम है वो प्लस करोगे, और जो भी एडवांस इनकम है क्लास वो माइनस कर दोगे। बात बराबर ही है, बात वही है। अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम क्या करोगे? प्लस करोगे, एडवांस इनकम माइनस। आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीपेड माइनस, यहाँ भी आउटस्टैंडिंग प्लस एडवांस माइनस, और ये जो बनेगा क्लास ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड चलाएगा। एडवांस इनकम लायबिलिटी है, जबकि अक्रूड इनकम क्या है क्लास? आपका एसेट। तो ये आप ध्यान रखना, सारी इनकम, सारे एक्सपेंस सबके लिए है, रेंट, सैलरी, वेजेस सबके
किसके लिए है? रिसीट पेमेंट अकाउंट का डिफरेंस देखें तो समरी ऑफ कैश बुक है और इसके अंदर क्लास रिकॉर्ड किया जाता है रिसीट पेमेंट सेपरेटली, अलग से क्लास डेली बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है, ये समरी है। रिसीट पेमेंट अकाउंट क्लास बनता है एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड और ये डेली बेसिस पर बनता है कैश बुक। रिसीट पेमेंट अकाउंट क्लास एनपीओ बनाती है, कैश बुक एनपीओ बनाती है और सारी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाती है। साइड्स की बात करें, इसमें क्लास रिसीट्स और पेमेंट साइड होती है, डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती, जबकि इसमें क्लास क्या होती है कैश बुक में, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। लेजर फोलियो, इसमें क्लास कोई लेजर फोलियो कॉलम नहीं होता, कैश बुक क्लास एक प्राइमरी बुक है, उसमें लेजर फोलियो कॉलम होता है। नाउ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डिफरेंस की बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर, जो रिसीट पेमेंट का नेचर है रियल अकाउंट नेचर है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट साइड को शो करते हैं रिसीट्स, क्रेडिट साइड करते हैं क्लास पेमेंट, जबकि यहाँ पे डेबिट साइड होता है एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड होता है क्लास इनकम एंड गेन, बिल्कुल P&L अकाउंट जैसा, नाम अलग है बस। रेवेन्यू कैपिटल, रिसीट पेमेंट में सारी रिसीट्स आती हैं, रेवेन्यू चाहे कैपिटल, पेमेंट में भी सारी पेमेंट आएगी चाहे रेवेन्यू चाहे कैपिटल, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। रिसीट पेमेंट अकाउंट के अंदर क्या होता है, शोज रिसीट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर वेदर दे आर रिलेटेड टू पास्ट, करंट और सक्सेडिंग ईयर, मुझे कोई मतलब नहीं है, आज पैसा आ गया तो रिकॉर्ड कर देंगे, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्लास सिर्फ करंट अकाउंट की चीजें ही रिकॉर्ड की जाती हैं। नॉन कैश आइटम, रिसीट पेमेंट अकाउंट में क्लास नॉन कैश आइटम रिकॉर्ड नहीं किया जाता, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नॉन कैश आइटम रिकॉर्ड किया जाता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो शो करता है कैश एट द एंड, और इसका क्लोजिंग बैलेंस शो करता है सरप्लस या डेफिसिट, प्रॉफिट हुआ सरप्लस, घाटा हुआ डेफिसिट, मतलब अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो सरप्लस और एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से तो डेफिसिट। इट इज बेस्ड ऑन कैश बेसिस, जबकि ये क्लास किस बेसिस बनता है, क्लास एक्रूअल बेसिस पर बनता है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्लास बहुत सिंपल है, कोई भी आपको स्पेसिफिक फंड मिला है, ध्यान समझना क्लास, कोई भी स्पेसिफिक फंड मिला है, स्पेसिफिक फंड वो आपके लायबिलिटी साइड आएगा, उस फंड के फिर से कोई फंड मिल गया, फंड रिसीव उसी से रिलेटेड, मैच फंड है तो मैच से रिलेटेड तो उसमें ऐड कर दोगे क्लास, और कोई भी इनकम क्लास उस फंड से आई है वो भी ऐड कर दो, जैसे मैच को सेल टिकट, मैच टिकट की टिकट बेच के पैसा कमाया, अच्छा उस स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट आपने किया तो उससे जो भी इंटरेस्ट आपने अर्न किया, रिसीव नहीं अर्न किया वो, और क्लास लास्ट में क्लास स्पेसिफिक फंड जितना भी था उसमें जो एक्सपेंस हुआ है, लाइक मैच है तो मैच एक्सपेंसेस वो आप माइनस कर दोगे, और ये जो है क्लास बैलेंस शीट में कहाँ दिखेगा, लाइबिलिटी साइड। तो ध्यान रखना क्लास, फंड बेस्ड अकाउंटिंग में कोई भी क्वेश्चन आता है नॉर्मल, मैंने सबसे बड़े क्वेश्चन का बता दिया, ज्यादा ज्यादा पॉइंट बता दिया, आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा है मटेरियल कंज्यूम, सीधा सीधा क्लास बता रहा हूँ, इफ टोटल परचेजेस आर गिवन, अगर टोटल परचेजेस गिवन है तो फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। लेकिन अगर टोटल परचेज गिवन नहीं है तो आपको दिया होगा क्लास अमाउंट पेड, आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले ही कराया था, अमाउंट पेड, ये अमाउंट पेड है, इसमें तीन चीजें प्लस करोगे, तीन चीजें माइनस करोगे। अगर मटेरियल की कोई सेल है तो सेल की बुक वैल्यू को माइनस करोगे, ध्यान रखना क्लास, यानी सेल की जो बुक में वैल्यू है ना वो माइनस करोगे, मार्केट वैल्यू नहीं। तो प्लस क्या करोगे अमाउंट पेड में, ओपनिंग स्टॉक, माइनस क्या करोगे क्लोजिंग स्टॉक, प्लस क्या करोगे क्लोजिंग क्रेडिटर, माइनस क्या करोगे ओपनिंग क्रेडिटर, प्लस क्या करोगे एडवांस बिगिनिंग, माइनस क्या करोगे क्लास आप एडवांस एंड। तो ये तीनों चीजें क्लास आपने क्या करनी है, माइनस करनी है, तीनों चीजें प्लस करना है, और ये जो आएगा क्लास वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड यानी कि डेबिट साइड चला जाएगा। तो इस तरीके से पता चलता है कि आपने मटेरियल कितना कंज्यूम किया। ओपनिंग स्टॉक बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक भी बैलेंस शीट में एसेट साइड, बस वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, एडवांस एसेट है। तो ये इस तरीके से क्लास मटेरियल कंज्यूम भी आप निकाल लोगे। सब्सक्रिप्शन में भी क्लास सेम फॉर्मूला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, साल भर में जो क्लास सब्सक्रिप्शन आपको मिला है वो। अब इसमें दो चीजें प्लस कर दो, दो चीजें माइनस कर दो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड का प्लस होगा और आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का माइनस होगा। एडवांस बिगनिंग का प्लस होगा और एडवांस एंड का माइनस होगा। दो चीजें प्लस करो, दो चीजें माइनस करो। माइनस करने के बाद जो आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड चला जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए इनकम है, एनपीओ के लिए क्लास एक कमाई है। तो अगर किसी क्वेश्चन में दिया रहे कि 1000 मेंबर है, हर कोई 1000 रुपए पे कर रहा है, तो 10 लाख रुपए क्लास आपका बन जाएगा टोटल अमाउंट। ठीक है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है, एडवांस लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एसेट है, एडवांस लायबिलिटी है। एडवांस में आपने पैसा ले लिया, काम नहीं किया तो लायबिलिटी है। काम कर दिया फिर भी लोगों ने पैसा नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे रिकॉर्ड करते हैं इसको, तो क्लास क्या मानेंगे, एसेट्स मानेंगे। तो ये था एनपीओ का पूरा रिवीजन।
आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। नाउ अब ये चैप्टर अपने रेंज के अंदर है, ये सारे चैप्टर तो हमने पढ़े ही हैं, फटाफट फटाफट रिवीजन कर लेंगे। फंडामेंटल्स की बात करें, पार्टनरशिप क्या है, रिलेशनशिप है। पार्टनरशिप एक 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है कुछ लोगों के बीच जो अग्री करते हैं प्रॉफिट शेयर करेंगे किसी बिजनेस का, कैरिड बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल। ये डेफिनेशन कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, फटाफट जाओ कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। एसेंशियल फीचर्स क्या है, दो और दो, कम से कम दो और दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, एक अग्रीमेंट होना चाहिए। ये ओरल भी हो सकता है क्लास और रिटर्न भी, अग्रीमेंट जरूरी है लेकिन ये ओरल और रिटर्न दोनों हो सकता है। रिटर्न अग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं जो कि कंपलसरी नहीं है बनाना। पार्टनरशिप एक्ट से रजिस्ट्रेशन कराना भी कोई कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप में प्रॉफिट का होना बहुत जरूरी है, साथ में म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, हर कोई एक दूसरे की एक्टिविटी के लिए लाइबल होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए क्लास, यानी कि ऑब्वियसली लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। पार्टनर्स और उसके बीच प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए फर्म के बीच। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्लास सेम है और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। चाहे बिजनेस को एक चला रहा हो, सबके बिहाफ में कोई एक चला रहा हो, वो क्लास पार्टनरशिप माना जाएगा। लाइक कोई पार्टनर बाहर भी है तब भी वो लाइबल है, सारे बाहर एक चला रहा है तब भी सारे लाइबल है। पार्टनर इसमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट तो पता होगा, टू आईओसी, टू सैलरी, टू कमीशन, टू रिजर्व, टू इंडिविजुअल प्रॉफिट, बाई साइड, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक ही चीज आता है, और बाई पी एंड एल, उसमें से तीनों चीजें माइनस करते हैं, इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या क्या चीजें होती हैं जो प्रॉफिट से माइनस किया आता है, मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू अ पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, राइट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, दो मेथड होते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनाते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ध्यान सुनना, फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनाते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट क्रेडिट बैलेंस कोई भी हो सकता है, नील भी हो सकता है, लेकिन फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा या नील बैलेंस होगा। फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका डेबिट क्रेडिट नील कुछ भी हो सकता है। बस फिक्स मेथड में जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसका डेबिट भी मतलब जो क्रेडिट बैलेंस है वही होगा क्लास। जो कैपिटल अकाउंट बनाते हो ना उसका हमेशा और हमेशा क्लास जो बैलेंस आएगा ना, बाई बीडी यहाँ आता है टू बैलेंस सीडी, हमेशा क्लास क्रेडिट बैलेंस होगा या नील होगा। ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस या नील बैलेंस, नील तो किसी का भी हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग में दोनों अकाउंट बनता है, सारी चीजें इसके अंदर रिकॉर्ड होती हैं। सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड करता है कि माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड इन अ फर्म बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर की सहमति से क्लास किसी माइनर को एडमिट किया जा सकता है बिजनेस के फायदे के लिए। अगर माइनर के एडमिट करने से बिजनेस का फायदा हो रहा है तो माइनर को एडमिट किया जा सकता है, लेकिन सारे माइनर मिलके एक फर्म क्लास नहीं बना सकते, पहले से एक पार्टनरशिप होनी चाहिए। डीड में अगर लिखा है डीड फॉलो किया जाएगा, डीड नहीं बना या डीड में नहीं लिखा तो एक्ट फॉलो किया जाएगा। डीड कहता है अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो भैया वो 6% का इंटरेस्ट पर एनम बेसिस पे लेगा ही लेगा, लेकिन अगर पार्टनर ने बिजनेस से लोन लिया है तो डीड कहता है कोई भी क्लास इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अगर तुम पार्टनर से लेना चाहते हो इंटरेस्ट तो लिखो, डीड में लिखो इस बात को, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई इंटरेस्ट कैपिटल नहीं, कोई इंटरेस्ट ड्रॉइंग नहीं, सिर्फ पार्टनर ने जो बिजनेस को लोन दिया है उस पर वो 6% का इंटरेस्ट पर एनम लेगा जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी देना ही देना है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है पार्टनरशिप में क्लास, इक्वल होती है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मैंने बता दिया क्लास आपको, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब जो पी एंड एल अकाउंट के अंदर आता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आता है, मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट पार्टनर लोन, ये तीनों चीजें क्या होती हैं क्लास, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट को कम करता है। इंटरेस्ट कैपिटल हमेशा क्लास ओपनिंग कैपिटल में निकलेगा। अगर ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो सबसे पहले आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे बाय यूजिंग अ फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग्स, ठीक है, माइनस एडिशन कैपिटल इफ एनी, इससे क्लास ओपनिंग कैपिटल निकलेगा। अगर तुम्हें इंटरेस्ट निकालना है तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालो, जो भी ओपनिंग कैपिटल उससे साल भर का इंटरेस्ट निकालो, फिर अगर साल में आपने कुछ और पैसा लगाया है एडिशन कैपिटल तो आप उस पर भी इंटरेस्ट निकालो, और अगर आपने साल में कुछ पैसा विड्रॉ किया है तो विड्रॉन ऑफ कैपिटल से भी क्लास आप इंटरेस्ट जो भी इंटरेस्ट बनेगा जितने महीने का वो इंटरेस्ट आपने क्या करना है, माइनस करना है, फिर ये आएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साल के बीच में पैसा लगाते हो तो आपका इंटरेस्ट कैपिटल बढ़ जाएगा, और साल के बीच में पैसा निकालते हो तो जितना पैसा निकाला है उसके बाद से लेके ईयर एंड तक के पीरियड का इंटरेस्ट आपने माइनस करना है। इंटरेस्ट ड्राइंग, इसकी क्लास सारे केसेस बता रहा हूँ, फटाफट ध्यान से अच्छे से सुनना क्लास। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ड्राइंग निकालने के लिए अगर क्लास आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है तो आप इंटरेस्ट उस डेट के अकॉर्डिंग निकाल लो। डेट नहीं गिवन है तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ है क्लास,
परसेंटेज के आगे, तो आपको टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देना है। हर महीने विड्रॉ करेगा इक्वल अमाउंट, तो बिगिनिंग में 6.5/12, मिडिल में 6/12, एंड में 5.5/12, 12 महीने निकालेगा, हर महीने निकालेगा। क्लास हर क्वार्टर निकालेगा क्लास, और 3-3 महीने में, तो क्वार्टर के बिगिनिंग का जो टाइम फैक्टर है 7.5/12, क्वार्टर के मिडिल का टाइम फैक्टर है क्लास 6/12, एंड का 4.5/12। हर हाफ ईयर में निकालता है, बिगिनिंग का 9, मिडिल का क्लास 6, एंड का 3। हाफ ईयर में 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्वार्टर में 4 से करना है, मंथली में 12 से करना है। लेकिन 6 महीने निकाल के छोड़ देता है, तो बिगिनिंग का 3.5, मिडिल का 3, एंड का 2.5। लेकिन 6 महीने तक निकालता है, बट क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट ईयर एंड तक आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फिर आपको टाइम फैक्टर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। तो ये आप ध्यान रखना। और जहां पे क्लास अलग अलग अमाउंट अलग अलग टाइम पे विड्रॉ कर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्लास इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग लगाते हैं प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। ये ध्यान रखना आप प्रोडक्ट मेथड से। अच्छा, नेक्स्ट है क्लास सैलरी कमीशन। सैलरी 12 महीने की देनी है, पर एनम लिखा है तो 12 से मल्टीप्लाई मत करना क्लास, पर मंथ लिखा है तो 12 से करना मल्टीप्लाई। कमीशन के लिए अगर कभी भी लिखा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो कमीशन लगेगा नेट प्रॉफिट का रेट अपॉन 100। लेकिन अगर लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो नेट प्रॉफिट प्लस रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यह है कमीशन। नेट प्रॉफिट अगर इन अप्रोप्रिएट और नॉट सफिशिएंट है, जैसे क्लास एक क्वेश्चन में अगर आपके पास नेट प्रॉफिट है 40,000 का, ठीक है, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ए और बी का वो है 30,000 और 30,000, तो इस सिचुएशन में क्लास दोनों के पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है वो 60,000 का है, प्रॉफिट 40,000 का है। कहीं भी लिखा नहीं कि इंटरेस्ट चार्ज है, देना ही देना है। तो जो भी दोनों पार्टनर को मिल रहा है, मान लो सैलरी वैलरी कुछ भी और मिलता, उसका एक रेशियो बना लेते, और ये आ गया 3:3 कट के आ गया 1:1। तो जो भी हमारे पास प्रॉफिट है उसको 1:1 में बांटेंगे, यानी कि 20,000 और 20,000 ऐसे बांटेंगे, ठीक है। ये हो गया 40,000, और इसी को बोलते हैं क्लास एक्सपेंस रेशियो। ध्यान रखना है तब जब प्रॉफिट इनअप्रोप्रिएट हो। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में ये बोले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, मतलब देना ही देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो तुम क्लास पूरा 60 देके यहाँ पे 20 का लॉस दिखा के उनकी रेशियो में बांट देते। रेशियो नहीं है तो उसे इक्वल मान लेते। गुडविल चैप्टर की बात करें, थोड़े बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, थ्योरी ही ज़्यादा आएगी पेपर में, ध्यान रखना। तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी मतलब ऐसा नहीं खाली थ्योरी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बेसिस पे भी थ्योरी पूछी जा सकती है, तो बी केयरफुल। गुडविल क्या है क्लास? रेपुटेशन ऑफ अ फर्म, इंटेंजिबल फिक्स एसेट है। आजकल क्लास है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आता है। इंटेंजिबल एसेट्स में बैलेंस शीट में एसेट साइड आता है। ये वेस्टिंग एसेट नहीं है, ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है क्लास। ये दो तरह की होती है क्लास, है तो परचेस करके बना लो, परचेस गुडविल जिसको बुक्स में दिखाया जाता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जिसको बुक्स में दिखाया नहीं जाता, ठीक है। ऐसा कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है? 26। हमें जरूरत क्यों पड़ती है गुडविल की? जब नया पार्टनर एडमिट होता है, जब पुराना पार्टनर रिटायर होता है, या किसी की डेथ होती है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर चेंज करते हैं, जब क्लास अपने बिजनेस को बेच रहे हो, जब पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करते हैं, जब दो या दो से ज्यादा फर्म एक दूसरे से जुड़ते हैं, अमालगमेट होते हैं, तब भी हमें गुडविल की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से फैक्टर्स है जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं? ध्यान रखना क्लास। फेवरेबल लोकेशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, पुराना बिजनेस है, अच्छा सामान दे रहे हो, पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है, कस्टमर रिलेशंस आपके अच्छे हैं क्लास, सेल्स के बाद सर्विस अच्छी है। कस्टमर का लोकेशन मैटर नहीं करता, बिजनेस का लोकेशन क्लास क्या करता है? मैटर करता है। गुडविल के मेथड कौन कौन से? लिख के नहीं, ओरली बता रहा हूं, ध्यान से सुनते चले जाना, टाइम कम है आपके पास। सबसे पहले क्लास 3 मेथड है। सबसे पहला है क्लास एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है क्लास सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के दो पार्ट है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ोगे डिवाइड बाई 4, 5 ईयर्स के प्रॉफिट को जोड़ोगे डिवाइड बाई 4। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में टोटल प्रोडक्ट अपॉन इनटू रेट अपॉन 100, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट इनटू रेट अपॉन 100, नहीं सॉरी, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज आएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब जो टोटल प्रोडक्ट इनटू टोटल वेट अपॉन टोटल वेट है वो कैसे निकालोगे? देखो मैं लिख देता हूँ क्लास, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो कैलकुलेशन होगी गुडविल की, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। पूरे सिलेबस में ध्यान रखना, कहीं भी मैनेजमेंट कॉस्ट या मैनेजर की सैलरी अगर दे रखा हो तो उसे क्लास एवरेज या वेटेड एवरेज प्रॉफिट से एक बार माइनस करना है, ना कि बार बार। सुपर प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होगा? एसेट माइनस लायबिलिटी।
आई क्लास बात समझ? इफ सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव देन इट मींस देयर इज नो गुडविल, कोई भी गुडविल नहीं है बिजनेस की। अब आते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। इसकी दो पार्ट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट, बात खत्म। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। नेट एसेट मतलब कैपिटल और एसेट माइनस लायबिलिटी, नेट एसेट होता है। लेकिन जो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट। प्रॉफिट से अमाउंट निकाल रहे हैं तो एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट। ये क्लास मेथड्स। अब बात करते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट्स की। कोई भी एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल प्रॉफिट है ना, वो क्लास प्रॉफिट को कम कर देता है, ठीक, जो सॉरी प्रॉफिट्स को बढ़ा देता है, ठीक करने के लिए कम कर देना। एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट को कम कर देता है, ठीक करने के लिए ऐड कर देना, ठीक है। देखो आप अगर इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हो, कोई नॉर्मल छोटा मोटा रिपेयर कर रहे हो, तो वो रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन है, वो P&L में आता है। लेकिन अगर आपने कोई बड़ी बिल्डिंग बनवाई तो वो क्लास कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है, वो क्लास बैलेंस शीट में आता है एसेट साइड। ये रेवेन्यू नेचर कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन ध्यान रखना, ये आता है P&L में और ये आता है क्लास कहाँ पे? बैलेंस शीट के अंदर। चेंज इन PSR व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब क्लास एग्जिस्टिंग पार्टनर कहते हैं कि अपने रेशियो को चेंज करेंगे तो उसे बोलते हैं चेंज इन PSR। इससे कोई ना कोई पार्टनर गेन होगा, किसी ना किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तभी रेशियो चेंज हो पाएगा। अब इसमें सेक्रीफाइस रेशियो फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। सॉन्ग हो गया, सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग जो है वो क्लास न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। गुडविल के ट्रीटमेंट की बात करें, इस चैप्टर में जो गुडविल का ट्रीटमेंट है, ध्यान समझना, हर चैप्टर में आपको हाईलाइट करके बताऊंगा गुडविल का ट्रीटमेंट, क्योंकि वो क्लास पूछा जा सकता है। इस चैप्टर में सबसे पहले आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो निकालोगे। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लस आ रहा है किसी पार्टनर का, यानी वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आया किसी पार्टनर का, यानी वो गेन कर रहा है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि इंडिविजुअली कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन कितना गेन कर रहा है। फिर गेनिंग रेशियो अगर किसी का प्लस आ रहा है, इट मीन्स वो गेन कर रहा है। गेनिंग रेशियो माइनस में आ रहा है तो गेन का उल्टा क्या होता है क्लास? सेक्रीफाइस, यानी वो सेक्रीफाइस कर रहा है। फिर आप एंट्री सिंपल पास करोगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ध्यान रखना क्लास, एंट्री पास करोगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो जो भी पूरे फर्म की गुडविल होगी उस पूरे फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर देना, जो जितना गेन कर रहा है और जो जितना सेक्रीफाइस कर रहा है नीचे। तो ये है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। रीवैल्यूएशन अकाउंट आप सबको पता है, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाते हो तो क्रेडिट साइड सारे फायदे रिकॉर्ड होते हैं, असेट्स का बढ़ना, लायबिलिटी का घटना और अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिट साइड। डेबिट साइड क्या आता है क्लास? असेट का घटना, लायबिलिटी का बढ़ना और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। डेबिट साइड आएगा रीवैल्यूएशन गेन, क्रेडिट साइड क्लास आएगा रीवैल्यूएशन लॉस। अच्छा, अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो ना, तो जो नई वाली वैल्यू है वो क्लास कहाँ पे दिखेगी? नई बैलेंस शीट के अंदर। और नेचर क्या होता है रीवैल्यूएशन का अकाउंट का? नेचर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। और रीवैल्यूएशन का जो भी गेन और लॉस है वो किस रेशियो में बटेगा क्लास? ओल्ड रेशियो में। अब एक्सेप्शन केस क्या होता है? जहां पे आपको बोलेगा कि ओल्ड वैल्यू ही बुक्स में दिखानी है। तो अगर आपको ओल्ड वैल्यू बुक्स में दिखानी है, इसका मतलब क्या है क्लास? एक्सेप्शन केस। एक्सेप्शन केस में अगर गेन हो जाता है, रीवैल्यूएशन गेन, तो एंट्री क्या पास करोगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और गेन कैसे निकालोगे? आपको पता है क्लास, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के रफ में छोटा सा गेन निकाले ना, इसमें तो स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लास ये आपको लिखने वाला पेपर नहीं ना, सिर्फ टिक मारना है, और ये बहुत कम चांस है इस टॉपिक के वैसे भी आने का। और लॉस की एंट्री क्या होगी? लॉस की एंट्री होगी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, ये ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम इधर साइड GR है, P&L है, WCR है, IFR है। इन चारों में से कोई भी 1, 2, 3 या चारों आइटम मिलता है तो ये बैलेंस, ये क्लास रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड बटेगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। इनकी एंट्री क्या होगी? GR डेबिट, P&L डेबिट, WCR डेबिट, IFR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इधर साइड क्या क्या होता है क्लास बांटने के लिए? गुडविल, ये जो बैलेंस शीट में गुडविल है ना, ये परचेज गुडविल है। P&L और क्लास एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, ये तीनों चीजें क्लास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड बटेगी। एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू P&L टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इन ओल्ड रेशियो। और ये फिर नई बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। लेकिन एक्सेप्शन केस क्या है क्लास? जहां पे क्वेश्चन बोलेगा इफ दीज आइटम विल नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या दीज आइटम विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, तो उस सिचुएशन में क्लास या क्वेश्चन बोलेगा कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो और नॉर वांट टू डिस्टर्ब द जनरल रिजर्व, तो इस सिचुएशन में क्लास इधर की जितनी चीज है इसकी एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, इधर की जितनी चीज है इसकी एंट्री होगी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। आई होप आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ना, तो एक क्विक रिकैप चल जाएगा, आपको एक्सेप्ट हो जाएगा। देखो यार, 1-2 घंटे में पूरे अकाउंट्स का सिलेबस कराना छोड़ो, 2 घंटे में तो अकेला एनपीओ भी ढंग से नहीं होगा, सच बता रहा हूँ। एनपीओ खुद इतना बड़ा चैप्टर है, पहले 10 नंबर का आता था एनपीओ,
ठीक है, 2 घंटे में फंडामेंटल भी नहीं हो सकता, एडमिशन रिटायरमेंट नहीं हो सकता 2 घंटे में, लोन अकाउंट हमारे सिलेबस में नहीं आएगा सीयूईटी में, डोंट वरी। तो 2 घंटे में अगर मुझे तुम्हें पूरा रिवीजन कराना है ना, तो फास्ट रिवीजन कराना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हो चीज़ों को, ये आपने पढ़ा होगा तभी आपको ये क्लास लिंक कर रहे होगे, समझ पा रहे होगे। अगर आपने कभी पढ़ा ही नहीं है ये, तो सब कुछ ऊपर से जाएगा। WCR का ट्रीटमेंट, वर्कर के लिए क्लास पैसे जोड़ के रखते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा अगर वर्कर कोई नुकसान नहीं होता तो। इसके अलग अलग केसेस देखते हैं। WCR IFR बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 10-15 मिनट में वही बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले अगर बैलेंस शीट में कभी भी आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व मिल जाए, एडिशनल पॉइंट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पूरा का पूरा WCR पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बांट दोगे और एंट्री क्या करोगे, WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है। सेकंड केस, ऊपर आपने वर्कर के लिए जोड़े 6,000 रुपए, नुकसान हुआ 2,000 का, तो 4,000 रुपए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दोगे, और ये जो 2,000 है नई बैलेंस शीट में एज इट इज चला जाएगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के नाम से। तो इसकी एंट्री क्या करोगे, WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2,000 बढ़ जाएगा पार्टनर्स में, ए और बी में 1,000 रुपए, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के अंदर चला जाएगा, सॉरी 4,000 बढ़ जाएगा, 2,000 क्लेम में चला जाएगा। WCR अकाउंट डेबिट 6,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जाएगा कितना क्लास, 4,000, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में कितना जाएगा, 2,000 रुपए, ये ध्यान रखना। तीसरा केस, WCR भी 6,000 का है, क्लेम भी 6,000 का है, तो एंट्री सिंपल पास कर दोगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, 6,000 पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बटेगा, और एडिशनल पॉइंट में जो भी लिखा रहता है वो एज इट इज नई बैलेंस शीट में चला जाता है। ठीक है। केस स्टडी कल की आएगी, केस स्टडी ध्यान रखना, अकाउंट्स में केस स्टडी आएगी, तो 2 केस स्टडी आ सकती है, तो प्लीज बी केयरफुल। WCR 6,000 का है, नीचे 8,000 का है, तो अब रीवैल्यूएशन में क्लास डेबिट साइड चला जाएगा 2,000, तो एंट्री होगी क्लास WCR अकाउंट डेबिट 6,000, प्रोविजन फॉर वर्कमैन सॉरी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000, 6,000 WCR डेबिट, 2,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 8,000 रुपए। फिर रीवैल्यूएशन का जो क्लास गेन लॉस है वही बांटोगे, इसकी एंट्री, इस 2,000 की एंट्री पास करोगे, ए डेबिट बी डेबिट टू रीवैल्यूएशन, A,000 B,000 टू रीवैल्यूएशन, तो यानी कि इस ये जो लॉस हुआ इसकी भी एंट्री पास करोगे, पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बटेगा, ऊपर 0 नीचे 6,000, तो पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन में 6,000 एंट्री करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 6,000, फिर ये लॉस है 6,000 का, इसको बांटोगे 3,000, ए डेबिट बी डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 3,000 रुपए। ठीक है, 6,000। नई बैलेंस शीट में वो अमाउंट आता है जो नीचे लिखा रहता है, रीवैल्यूएशन में कितना गया 6, और नई बैलेंस शीट में भी 6 जाएगा। तो इस तरह से आपको पूछ सकता है MCQ में, ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आपने 50,000 की इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5,000 का है, एडिशनल पॉइंट में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, या क्वेश्चन कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की है, 50,000 की है, इसका मतलब ये IFR पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एंट्री क्या करोगे, IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, IFR अकाउंट डेबिट 5,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना क्लास आएगा 2,500, जैसे WCR की एंट्री करते थे ना वैसा ही है। अब इन्वेस्टमेंट 50,000 का है और यहाँ मार्केट वैल्यू 48,000 है, 2,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, तो नई बैलेंस शीट में तो इन्वेस्टमेंट 48,000 का ही आएगा, 2,000 जो कम हुआ है इससे हटा दो 2,000, तो बाकी अभी भी तुम्हारे पास 3,000 रुपए बचते हैं जो तुम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो एंट्री क्या होगी, IFR डेबिट पूरा का पूरा 5,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो क्लास कितना 3,000 रुपए, और टू इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम होगी कितने से 2,000 से, तो IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3,000 टू इन्वेस्टमेंट्स 2,000 से इन्वेस्टमेंट कम हो गया। सेम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 5,000 से कम हो गया, तो IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स 5,000 कुछ भी पार्टनर्स में नहीं बटेगा, सिंपल। और नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा, 45,000 का। अगला है क्लास, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 40,000 हो गई, तो नई बैलेंस शीट में तो 40 ही दिखेगा, लेकिन 10,000 से कम हो गया और हमारे पास कितना पड़ा है फर, सिर्फ 5,000, तो 5,000 का नुकसान हो गया। इस सिचुएशन में रीवैल्यूएशन में चला जाएगा 5,000, एंट्री क्या होगी, IFR अकाउंट डेबिट 5,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000, टू इन्वेस्टमेंट्स 10,000। ठीक है, और फिर इस लॉस की एंट्री पास करोगे, AB टू रीवैल्यूएशन 2,500, डन। तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा केसेस। एक केस और है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 60, 10,000 से बढ़ गया, तो इसका अलग बढ़ गया, तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, भाई इन्वेस्टमेंट बढ़ अगर गया तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड कितना बढ़ गया 10,000 रुपए, तो इसकी एंट्री पास करोगे इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन, और इसकी एंट्री अलग से IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2,500 ये अपना अलग बढ़ जाएगा। ये अब एडजस्ट हुआ ही नहीं कुछ भी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम की जगह बढ़ रही है, तो ये पार्टनर से बढ़ गया, 10,000 का फायदा रीवैल्यूएशन में क्रेडिट, तो 10,000 को यहाँ ले लेंगे 5,000, ठीक है, किसमें A में और B में, ये हो गया टोटल कितना 10,000। तो ये है पूरा का पूरा क्लास प्रोसेस। रीवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट क्लास बता चुका हूँ क्लास। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना रीवैल्यूएशन के, वो भी देख लेते हैं कि देखो ये छोटी छोटी चीजों से सवाल आते हैं,
तुम बड़े बड़े सवाल की प्रैक्टिस नहीं करो, छोटी छोटी चीजें जो है क्लास उससे सवाल पूछा जाएगा। और अगर फुल फ्लैज क्वेश्चन की बात करूं, फंडामेंटल, एडमिशन या शेयर्स, जहां तक है इन तीनों में से कोई फुल फ्लैज क्वेश्चन आ सकता है। फुल फ्लैज मतलब सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, उसके 3-4 पॉइंट होंगे या 5 पॉइंट होंगे, एक ही क्वेश्चन में 5, केस बेस्ड क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसकी प्रिपेयर करके जाना। 1 मंथ सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये रिवैल्यूएशन में क्लास किस साइड आएगा? सैलरी आउटस्टैंडिंग नुकसान है, डेबिट साइड आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी डेबिट साइड आएगा। आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर, ये भी डेबिट साइड आएगा। क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू पेड, फायदा हो गया क्लास, ये क्रेडिट हो गया। अक्रूड इनकम एसेट है, तो एसेट रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आएगा। अनरिकॉर्ड एसेट क्लास क्रेडिट साइड आएगा। अनरिकॉर्ड लायबिलिटी डेबिट साइड आएगा। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस डेबिट। क्रेडिटर्स अनट्रेसेबल, फायदा हो गया, जिसको उधार दिया वही गायब हो गया, तो अच्छी बात है, नहीं देना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट आएगा। अब कुछ और पॉइंट्स हैं, लाइक अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को बोलते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, किधर आएगा? रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, तो एंट्री क्या होगी? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अगला है क्लास यहाँ पे क्रेडिटर्स रिटर्न बैक, क्रेडिटर्स कम हो गया तो फायदा हो गया। डेटर जिसका 1000 रुपए था, रिटर्न ऑफ एज बैड डेट पेड 800, तो ये 800 रुपए का फायदा हो गया। रिवैल्यूएशन में बाई कैश करके दिखा देना, यानी बैड डेट रिकवर, तो ये फायदा हो गया। ऑल डेटर्स आर गुड, तो जितना भी प्रोविजन तुमने पहले बना रखा है वो सारा प्रोविजन खत्म हो जाएगा क्लास, यानी कि फायदा हो गया रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, कि आपको कोई प्रोविजन नहीं बनाना, सारे डेटर अच्छे हैं। आधी इन्वेस्टमेंट को ए ले जाता है, ध्यान रखना, कोई भी एसेट पार्टनर लेके जाता है तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट, और फायदा घाटा जो भी है वो अपना रिवैल्यूएशन में चला जाता है। बैड डेट रिकवर क्लास फायदा क्रेडिट, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस ए ने पे किया, घाटा डेबिट। एक बैलेंस शीट है, डेटर है 50,000 का, बैड डेट 5,000 का है, डेटर्स पे बनता है प्रोविजन 10%। तो देखो बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे आप? सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में, फिर दिखाता हूँ क्लास बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में डेटर्स कितने के हैं? 50,000 के। फिर लिखा है कि जो प्रोविज 5,000 रुपये डूब गया, तो 5,000 रुपये पूरे डूब गए, तो बचे कितने? 45,000। इस 45,000 पे भी हमें डाउट है 10% डूब जाएगा, 4500, तो क्लास 40,500 रुपए का क्लास बैलेंस शीट में डेटर दिखेगा। अच्छा, नुकसान कितने का हुआ? 5 + 4 500, 9500 का नुकसान हो गया। पहले से कोई प्रोविजन आपने बनाया नहीं था, तो रिवैल्यूएशन में पूरा 9500 का क्लास आप लॉस हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 9500 से। ठीक है, यानी कि बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दोनों को मिला के 9500 का लॉस होगा। बैड डेट 5,000 और 4500 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगला ही सेम केस है क्लास, ये है क्लास रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये है बैलेंस शीट, ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये है क्लास बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में डेटर्स कितने के हैं क्लास, मुझे बताओ? 80,000 के। क्वेश्चन कह रहा है 5,000 रुपये डूब गया, तो बचा कितना क्लास? 75,000, और उस पर 10% का प्रोविजन 7,500, 67,500 रुपीज़ क्लास बैलेंस शीट में दिखेगा। तो नुकसान कितना हुआ टोटल? 12,500 का। 4,000 का पहले से प्रोविजन बनाया था, तो अभी 8,000 का और नुकसान हो गया, जो कि रिवैल्यूएशन में किस साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा। तो ध्यान रखना, डेटर में से पहले ही सब रफ करना है आपको, रफ शीट मिलेगी आपको, चिंता करने की कोई बात नहीं है, रफ शीट वहाँ मिलेगी। और अब तो आप पेपर दे के आ चुके हो, तो आइडिया तो रहेगा ही कि कैसे कैसे क्लास पेपर देना है। ठीक है, नेक्स्ट 20 केस में यहाँ पे ऑलरेडी क्लास बना रखा है प्रोविजन, तो ये रही क्लास बैलेंस शीट, और ये रिवैल्यूएशन, किस अकाउंट में कितना आएगा ये सब पूछता है। तो कितने डेटर्स हैं क्लास? डेटर्स हैं 50,000 के। कितने रुपए डूब गया क्लास? 1,000 रुपये, तो आता है 49,000 रुपये। 49,000 का 5% आपको निकालना है। ठीक है, तो 4,900 हो गया 10%, और 4,900 का आधा कर दोगे 2450, तो ये बैलेंस शीट में दिखेगा 49,000 माइनस 2450, ये आ गया क्लास आपका 46,550। टोटल लॉस हुआ है 3,450 का। प्रोविजन आपने ज़्यादा बना रखा था, तो 3,450 का नुकसान होना चाहिए था, आपने प्रोविजन ज़्यादा बना दिया था। 3,450 का बनाना चाहिए था आपको, बना दिया आपने ज़्यादा, तो ये 1,550 रुपये फायदा रिवैल्यूएशन में क्लास क्रेडिट साइड आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रिवैल्यूएशन, यानी ये रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आएगा। तो बैड डेट्स, डाउटफुल डेट, ये सारी चीज़ें क्लास क्लियर हो गई। एक पॉइंट और है जो एग्जामिनेशन में आ सकता है, ध्यान से सुनना क्लास में, पेपर में देखने को मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट में स्टॉक है 72,000 स्टॉक है, और नीचे लिखा है कि स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाई 10%। स्टॉक 10% से कम दे रखा है या ज्यादा दे रखा है, दोनों बताऊंगा। स्टॉक 10% से कम दे रखा है, यानी ये जो स्टॉक है सिर्फ 90% है, आपको असली वैल्यू निकालनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो नॉट थे 72, 8 × 80,000, तो असली स्टॉक 80,000 का है, इन्होंने 72 दे रखा है, कम दे रखा है, तो बढ़ा दो। अंडर वैल्यू मतलब कम कर रखा है, तुम बढ़ा दो, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिख दो 8,000 रुपए। ठीक है,
और यहीं पे अगर लिखा होता स्टॉक, अगर सेम टू सेम सिचुएशन होती, स्टॉक यहाँ पे लिखा होता अंडर वैल्यूड बाई, फिगर कुछ और ले लेते हैं, फिर फिगर भी बदल ले लेते हैं। बैलेंस शीट में स्टॉक लिखा है 64,000 का, और क्वेश्चन कहता है अंडर वैल्यूड बाई 20%, तो 20% से कम है। तो ये जो 64,000 है वो 80% है, 20% से कम, तो आप 100% निकालोगे तो बनेगा 80,000 रुपये। तो यार 80,000 उसकी असली वैल्यू थी, 64 दिखा रखा है, 16,000 रुपये कम कर रखा, बढ़ा दो, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। लेकिन इसी तरीके से अगर स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा दिखा रखी हो तो क्या करोगे आप? स्टॉक की वैल्यू मान लो दिखा रखी है 90,000, क्वेश्चन कहता है ओवर वैल्यूड बाई 20%, तो हर चीज की असली वैल्यू होती है 100%, ये ओवर वैल्यूड बाई 20% है, तो ये 120% है। तो 90,000 120 है, तो इंटू 100 कर दो, 90,000 डिवाइड बाई 120 इंटू 100, यानी असली वैल्यू कितने की 75, इन्होंने ज़्यादा दिखा रखा है 20%, तो 75,000 का 20% कितना बनेगा? 15,000, वो ज़्यादा दिखा रखा है, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड कम कर दो 15,000। तो अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी भी इतना लिखते हैं ना क्लास, तो इसका मतलब होता है 1/3, इसका मतलब क्या होता है 1/3, ध्यान रखना, इसका एक परसेंटेज भी लगा होगा, इसका मतलब होता है क्लास 1/3। आप इस क्वेश्चन को एक्स मान के भी कर सकते हो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। एडमिशन की बात करें, कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो सकता है, सारे पार्टनर सहमति दें तो। एक पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट कब होता है क्लास? जब एडमिशन होता है, किसी का रिटायरमेंट होता है, किसी की डेथ होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा होता है, या फिर क्लास दो या दो पार्टनरशिप फॉर्म आपस में जुड़ते हैं, तब क्लास पुरानी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और एक नई पार्टनरशिप फॉर्म बनती है। सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग क्लास कोई भी पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो सकता है अगर डीड में लिखा है तो, और क्लास अगर डीड नहीं है तो जब सारे पार्टनर अग्री करेंगे तो ही नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा। नया पार्टनर दो चीजें लेके आता है बिजनेस में, अपनी कैपिटल और अपने हिस्से का प्रीमियम फॉर गुडविल। नई रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो क्वेश्चन क्लास आपको प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि इसको मैं प्रैक्टिस कराऊँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सरेंडर केस में बता देता हूँ क्लास आपको, सरेंडर केस में मल्टीप्लाई माइनस, और अक्वायर केस जो होता है क्लास वो डायरेक्ट माइनस, और सिंपल केस में पूरी फर्म की प्रॉफिट को 1 मानते हैं, उसमें से नए पार्टनर का हिस्सा घटाते हैं, जो भी बचता है क्लास उसको आपने क्या करना है, बांट देना है पार्टनर्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक शॉर्टकट ट्रिक्स की वीडियो डालूंगा, वीडियो की लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेक जरूर करना। शेयर्स का शॉर्टकट का वीडियो और नॉर्मल वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा शॉर्टकट का, उसमें इसके शॉर्टकट दे रखे बहुत इजी वे में। नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो क्या क्या एंट्री होगी, ध्यान समझना। नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो पहली एंट्री कैपिटल लेके आएगा, बैंक टू कैपिटल, गुडविल लेके आएगा, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लाते ही बटेगा प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए बी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी, किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो नया पार्टनर 4500 गुडविल लेके आ रहा है, जो ए और बी में बट रहा है 3,000 और 1,500, तो इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आ गया वो क्या आ गया क्लास? 2:1। तो इससे ये भी पता चल जाएगा, यानी कि जो भी नया पार्टनर है वो अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से 2:1 में ले रहा है, इसका मतलब पुराने पार्टनर 2:1 में क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। गुडविल ना लाने की एंट्री, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, पुराने पार्टनर विड्रॉ करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये भी ओल्ड रेशियो में, और सॉरी सैक्रिफाइस रेशियो में। और अगर बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल है, इट शुड बी रिटर्न ऑफ, ये रिटर्न ऑफ होगी ओल्ड पार्टनर्स या ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पुराने रेशियो में बटेगा, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। प्राइवेटली गुडविल की पेमेंट करेगा तो कोई एंट्री पास हम नहीं करेंगे। हिडन गुडविल, छिपी हुई गुडविल, ध्यान रखना क्लास। ए बी दो पार्टनर, यानी कैपिटल है 50,000 50,000, सी एडमिट हो रहा है क्लास 80,000 के लिए और 1/4 कैपिटल है, तो पूरे फर्म कैपिटल कितनी होगी? 3,20,000 है ना, 8 चौके 32, 3,20,000। ध्यान से समझना, इसमें से ऑल पार्टनर्स कैपिटल घटाना है, वो भी एडजस्टेड, यानी पार्टनर्स में कोई गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल है, कोई रिजर्व है, वो सब कुछ करके क्लास जो बनेगा। तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉफिट होता तो कैपिटल में ऐड हो जाता, रिजर्व होता कैपिटल में ऐड हो जाता, बट ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो 50 1 प्लस 80, 1,80,000 आप घटा दोगे तीनों पार्टनर्स की कैपिटल, तो 320 में से 180 घटा दो और देखो क्लास कितना आ रहा है, 120 कितना आएगा यार, देखो 320 में से 180, ये आ गया क्लास 140। तो 1,40,000 किसकी गुडविल है क्लास? पूरे फर्म की गुडविल है। जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा निकालो, और ला रहा है गुडविल तो लाने की एंट्री, ना ला रहा है तो नहीं लाने की एंट्री। लाने की एंट्री बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए बी, और नहीं लेके आ रहा तो न्यू करंट ओल्ड कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये बात आप ध्यान रखना। कुछ नहीं कह रहा है कि नया पार्टनर गुडविल ला रहा है या नहीं ला रहा, कुछ नहीं कह रहा है तो हम मानेंगे नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आ रहा, ठीक है। वी शुड डिडक्ट द एडजस्टेड कैपिटल, देखो ये लिखा हुआ है क्लास, एडजस्टेड कैपिटल घटाना है।
एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस वन, सुनो मेरी बात ध्यान से। नए पार्टनर की कैपिटल अगर तुम्हें गिवन है तो वो केस वन है। तुम्हें सबसे पहला क्या काम करना है, नए पार्टनर की जो कैपिटल है उसको रेसिप्रोकल कर देना। उसका हिस्सा 1/4 है, 4/1 कर देना, ये आगे पूरे फॉर्म की कैपिटल। फिर इसको नई रेशियो में बांट देना, यही आएगा टू बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन क्या आएगा, नई कैपिटल कितनी है, तो नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना, आएगा नए फॉर्म की कैपिटल। नए फॉर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट देना, वो आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। फिर बैलेंसिंग फिगर करोगे, डेबिट बचा टू कैश, क्रेडिट बचा बाई कैश। ये है केस वन। पर सच कहूँ ना तो केस टू से बहुत ज्यादा चांसेस है आने की। अगर मैं बोलूँ ए की एडजस्टेड कैपिटल है 60,000 और बी की एडजस्टेड कैपिटल है 40,000, ये पक्का दे रखा होगा। सी आ रहा है 1/4 के लिए और तुम्हें सॉरी 1/3 के लिए, सी आ रहा है 1/3 के लिए और तुम्हें सी की कैपिटल निकालनी है बस। सी ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल और सी ब्रिंग 1/3 कैपिटल न्यू फॉर्म, ऐसा ऐसा लिखा रहेगा। अगर क्वेश्चन कहता है सी ब्रिंग 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए और बी, तो ए और बी की जो एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है, मतलब गुडविल वगैरह सब ऐड करके जो दे रखा है, उनको जोड़ के 20% निकाल दो, उतना सी लेके आएगा, टिक कर देना। बट सी ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो क्या करोगे आप, दोनों को जोड़ोगे, कितना क्लास आ गया 1 लाख। पूरे फॉर्म की प्रॉफिट 1 है, 1 में से सी का हिस्सा घटा दो 1/3, कितना बचेगा 2/3। 1 माइनस 1/3 2/3, उल्टा कर देना 3/2। तो पूरे फिर इंटू कर देना क्लास 1/3 जो उसका हिस्सा है, 3 कट जाएगा तो 50,000 जो अमाउंट है वो किसका बनेगा, सी का अमाउंट बनेगा। क्लास समय होता ना 3-4 दिन की छुट्टी होती तो फिर मैं थोड़ी एक दिन में सारा सिलेबस कराता, तीनों बुक एक दिन में थोड़ी कराता। फिर मैं एक दिन में क्लास एक बुक कराता, उसको तोड़ तोड़ कराता, बहुत थोड़ा क्वेश्चंस भी लेता मैं और बहुत सारे क्वेश्चंस लेता, डीपली कराता। बट आपको पता है एक ही दिन में 2 पेपर है तो बड़ी मजबूरी है क्लास, कैसे करें उस चीज़ को, ठीक है। तो ये हो गया क्लास केस 2, आप ध्यान रखना इस तरीके से आता है। रिटायरमेंट की बात करें, इसमें सबसे पहली बात गेनिंग रेशियो निकाल सकते हो, जिसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और एक बात बताऊं, अगर मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, 3:1 है, बी छोड़ के जा रहा है, कुछ और नहीं लिखा, तो नई रेशियो 3:1 होगी और सी की, और यही सेम टू सेम गेनिंग रेशियो भी होगी। XYZ 3 पार्टनर है, वाई छोड़ के जा रहा है, वाई का हिस्सा है 3/5, मान लो 2:1:3:1 है, 3/5 1/5 1/5, और ये अपने हिस्से का 4/7, अपने हिस्से का 4/7 x को देके जा रहा है। तो भाई दूसरा कितना होगा क्लास, अगर ये जो है क्या नाम है y अपने हिस्से का 4/7, y का हिस्सा कितना है 3/5, उसका 4/7 वो x को देके जा रहा है, तो z को कितना देके जाएगा क्लास, और 7 में से 4 हिस्सा दे दिया तो 7 में से 3 हिस्सा, यानी 3/7 जो है वो z को देगा। तो y जा रहा है, y अपने हिस्से का 4/7 x को देगा, और बैलेंस, तो बैलेंस कितना बचा 3/7, तो 4:3 इस क्वेश्चन में क्या आएगा, गेनिंग रेशियो भी आएगा 4:3। गेनिंग रेशियो कैन बी फाइंड फ्रॉम गुडविल एंट्री। इस चैप्टर में क्लास, रिटायरमेंट चैप्टर में जो गुडविल की एंट्री होती है वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन है, ए सी, छोड़ के कौन जा रहा है, बी लेके जा रहा है 50,000, ए कंट्रीब्यूट करेगा 30,000, बी करेगा 20,000। या आप कह लो ए और सी, बी ने अपना हिस्सा ए सी को बेच दिया या गुडविल की एंट्री पास करी है। तो इस सिचुएशन में जो रेशियो बनेगी वो रेशियो बनेगी 3:2। यही 3:2 क्या है क्लास, आपका गेनिंग रेशियो, ध्यान रखना। तो गुडविल की एंट्री को अगर आप क्रॉस कर दोगे ना तो ही क्लास आराम से आपका गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। ओके, हिडन गुडविल क्वेश्चन कहता है कि जो 3 पार्टनर है XYZ, Y रिटायर हो रहा है, Y का हिस्सा बनता है 5 लाख, पर पार्टनर अग्री करते हैं 8 लाख देने के लिए, तो 3 लाख जो फालतू दे रहे हैं वही क्या है क्लास, आपका हिडन गुडविल। और ये क्लास किसकी गुडविल है, Y की ही गुडविल है, तो तुम्हें और उसका हिस्सा नहीं निकालना, ये Y की ही गुडविल है पूरी, ठीक है। डेथ में क्लास कैलकुलेशन ऑफ डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। अब यार ये जो है क्वेश्चन बेसिकली इसमें से क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी कुछ है नहीं। कैसे करोगे ध्यान से समझना। डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, देखो जिसकी डेथ हो रही है ना उसको बोलते हैं डिसीज, और जितने दिन जितने महीने उसने काम किया है उसको सिर्फ उतने दिन उतने महीने का ही प्रॉफिट हम देंगे, ठीक है। उसको पिछले साल के सेल्स बेसिस पे दे सकते हैं हम लोग, या फिर करंट ईयर का जो पिछले साल का प्रॉफिट है उस बेसिस पे दे सकते हैं, या फिर एक एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे दे सकते हैं, क्वेश्चन जो भी बोलेगा। लेकिन अगर सेल्स, लेकिन इसमें मंथ बाय 12 करना बहुत जरूरी है। बट सेल्स बेसिस पे तुम्हें सबसे पहले पिछले साल की सेल चाहिए, फिर पिछले साल का प्रॉफिट चाहिए,
फिर तुम निकालोगे प्रॉफिट परसेंटेज, यानी पिछले साल का प्रॉफिट अपन पिछले साल की सेल इनटू 100। फिर इस प्रॉफिट परसेंटेज को जब तक उसने इस साल काम किया है, लाइक उसने मान लो अप्रैल से जून तक काम किया, 1 जुलाई को डेथ हो गई, तो ये 3 महीने की सेल है, इस सेल पे 3 महीने का परसेंटेज प्रॉफिट लगाओगे तो जो प्रॉफिट निकलेगा वो 3 महीने का निकलेगा, इनटू जिस जो क्लास जो डिसीज है उसका हिस्सा निकालना, दे देना। इसमें दोबारा मंथ बाय 12 आपको नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी क्लास इसके अंदर ये सेल 3 महीने का है, तो प्रॉफिट भी 3 महीने का ही निकला होगा। लेकिन जो काम की बात है, डिसीज पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस के केस में रिवर्स कर देना डिसीज पार्टनर टू P&L सस्पेंस, और ये तभी होती है जब न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। अगर तुम्हें नई रेशियो गिवन है तो प्रॉफिट की एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी सेम जो रिटायरमेंट में होती है। और इस डेथ चैप्टर में भी सुनो, रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर में गुडविल की एंट्री सेम है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग इन गेनिंग रेशियो। लेकिन अगर क्लास प्रॉफिट निकाल रहे हो और नई रेशियो गिवन है तो प्रॉफिट की भी एंट्री सेम होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और लॉस के केस में रिवर्स होगी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ठीक है, लिख लो क्लास फटाफट, यहां तक कर लो। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। लाइक PQR 3 पार्टनर है, Q की डेथ हो गई तो एंट्री क्या होगी, PR टू Q। तो Q को मिलेगा गुडविल, कौन कौन देगा, P और R, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। रिटायरिंग पार्टनर में जो रिटायर हो रहा होता है पार्टनर, उसका जो बैलेंस है ना वो उसके लोन अकाउंट में डाल देते हैं। लेकिन डेथ ऑफ ए पार्टनर में जिसकी डेथ हो रही है उसका जो बैलेंस बनता है ना वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट को डाल देते हैं। किसको क्लास डालते हैं, क्लास उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट को, और उसके लोन पे 6% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाता है। डिसीज पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो बिल्कुल नॉर्मल जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो वैसे ही होगा। यहाँ पे कैपिटल आएगा, रिजर्व आएगा, WCR आएगा, IFR आएगा, जो गुडविल उसको मिल रहा है यहाँ पे वो आएगा रिमेनिंग पार्टनर के नाम से। P&L सस्पेंस आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है P&L सस्पेंस के नाम से। इसके अलावा रिवैल्यूएशन गेन है, जो जो दे रहे हो ना मरने से पहले उसको सारी चीज़ें। और जो जो क्लास लोगे लाइक ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, कोई लोन्स अगर उसने क्लास मरने से पहले हमसे लिया था वो लोन हो गया, रिवैल्यूएशन लॉस हो गया, बैलेंस शीट में बांटने के लिए गुडविल होता है या P&L है, वो चीज़ें हो गई। फिर जो बचेगा उसे क्लास उसके एग्जीक्यूटर में भेज देना है। तो ये हो गया डिसीज पार्टनर से कैपिटल अकाउंट। इतना बड़ा बड़ा सवाल आता भी नहीं है, और मैंने तुम्हें पूरा रिवीजन कराया। अगर मैं तुम्हें COT के सिलेबस को देख के रिवीजन कराता ना तो कई चीज़ें छूट जाती, बट मुझे पता है क्लास की NTA वो चीज़ पूछ लेता है जो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, तो इसीलिए क्लास में सब कुछ करा के चल रहा हूँ, क्या पता कुछ भी पूछ ले। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म ध्यान से समझना क्लास, हमारा पार्ट A का लास्ट चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। नेक्स्ट 20 मिनट्स वेरी क्रूशियल है, ध्यान रखना। थ्योरी भी बहुत सारी है इसके अंदर, एंट्रीज भी। बिजनेस बंद कैसे हो सकता है भाई, म्यूचुअल एग्रीमेंट, कंपलसरी डिसोल्यूशन। म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब डिसाइड किया चलो भाई बंद करो। कंपलसरी डिसोल्यूशन व्हेन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन पार्टनर बिकम, ये ध्यान रखना जब सारे पार्टनर एक को छोड़ के जब इंसॉल्वेंट हो जाए तब, और जब बिजनेस जो है अनलॉफुल इलीगल हो जाए तब कंपलसरी आपको बंद करना पड़ेगा। नोटिस देके, एक पब्लिक नोटिस देके भी बिजनेस को बंद कर सकते हैं। कुछ ऐसा हो जाए ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कि भाई कुछ ऐसा हो गया कि अपना धंधा जो है वो हमें बंद करना ही पड़ेगा, तो सबसे पहला किसी की डेथ अगर हो जाए तो, इंसॉल्वेंसी हो जाए तो, वेंचर कंप्लीट हो गया जो आपने बोला था कि 3 साल के लिए करेंगे, 3 साल पूरा हो गया, या फिर क्लास फर्म अगर 4 साल के लिए बना थे, 4 साल पूरा हो गया, इन सारे केसेस में क्लास बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन कोर्ट भी ऑर्डर देकर आपके बिजनेस को बंद कर सकती है। तो कोर्ट कब ऑर्डर देती है क्लास, जब आपका एक पार्टनर, कोई भी पार्टनर अनसाउंड दिमागी हालत से पैदल हो जाए, जब कोई पार्टनर परमानेंटली इस लायक नहीं है कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सके, जब कोई पार्टनर पकड़ा जाए क्लास गिल्टी मिसकंडक्ट करते हुए, कंटिन्यूसली आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हो क्लास, आप किसी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा टाइम पे कर ही नहीं रहे, जब बिजनेस को लॉस के बिना चलाना पॉसिबल नहीं है, लॉस ही लॉस होगा पक्की बात है हमें, जब क्लास कोई हम पे मुकदमा फाइल कर दे कि हमने अपना इंटरेस्ट सारा किसी और को दे दिया, हम नहीं आ रहे फॉर्म में, हमने अपनी जगह किसी और को रख लिया फॉर्म में कि भाई मेरी जगह मेरा दोस्त आएगा, वो पार्टनर है, या कोई भी और ग्राउंड, कोई भी और रीजन जो क्लास जस्टिफाई करे कोर्ट, तो उस पर क्लास हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस को बंद कर सकते हैं। इसको डिसीजन बाई कोर्ट। ये सारी लायबिलिटी है क्लास, आप ध्यान रखना। डिसोल्यूशन के अंदर एक एक करके लायबिलिटी की पेमेंट की जाती है, एक एक करके सारी की सारी लायबिलिटी की पेमेंट की जाती है। तो ऑर्डर कैसे होता है पेमेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो पेमेंट की जाती है
वो क्लास आउटसाइडर्स को किया जाता है। उसके बाद पार्टनर्स के लोन की पेमेंट की जाती है, फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की पेमेंट की जाती है, फिर जो बचता है प्रॉफिट क्लास उसकी पेमेंट की जाती है। ठीक है, इन लायबिलिटी की पेमेंट आपको अपने आप करना है, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और बैंक लोन और वाइफ लोन। तुमको क्वेश्चन बोलेगा कि एक बिजनेस है जिसमें इतनी कैपिटल है, इतना लोन है, इतना कैश है, तो सन्ड्री एसेट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है, आप टोटलिंग करोगे ना और यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर है सन्ड्री एसेट आ जाएगा। फिर देखना क्लास इस एसेट को कितने में बेचा, कम में बेचा, ज़्यादा में बेचा, लॉस कितना हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, उसका नेचर भी नॉमिनल अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, फिर उसके थ्रू क्लास आप निकाल पाओगे। मैंने मॉक्स में काफ़ी क्वेश्चन कराए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, ये सब ट्रांसफर होता है रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। ठीक है, और कुछ नहीं। लेकिन अब नए रूल्स आ चुके हैं क्लास की, जितने भी टेंजिबल असेट है उनको रियलाइज किया जाएगा, भले ही क्लास बुक में क्लास क्वेश्चन साइलेंट हो। क्वेश्चन साइलेंट है, मशीन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, तो हम मानेंगे मशीन 2 लाख की थी, 2 लाख की ही बिक गई। लेकिन गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंटेंजिबल्स के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्लास उसकी वैल्यू को हम लोग नील मानते हैं। लाइक एक गुडविल है 50,000 का एसेट साइड, वो क्लास हम उसकी वैल्यू 0 मानेंगे अगर नीचे कुछ भी नहीं लिखा कि कितने में बिका है, तो हम मानेंगे कुछ भी नहीं बिका। बट टेंजिबल अगर कंप्यूटर है 50,000 का, तो हम मानेंगे वो 50,000 का ही बिका है, ये जम्पशन लेना पड़ेगा इसमें। पार्टनर का खुद का लोन, लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। ध्यान रखना, पार्टनर का खुद का लोन जो होता है उसके लिए बनता है लोन अकाउंट। तो ये पार्टनर्स का लोन अकाउंट है, मान लो 10,000। दो ही बातें बनेगी, या तो इसे कैश दोगे या तो इसे एसेट दोगे, कोई भी एसेट। कैश दोगे तो टू कैश, एसेट दोगे तो टू रियलाइजेशन, दोनों दोगे तो टू कैश टू रियलाइजेशन। फिर भी कुछ बैलेंस बचे, चाहे इधर बचे चाहे इधर बचे, क्लास आपको एंट्री किस नाम से लिखना पड़ेगा, रियलाइजेशन के नाम से ही लिखना पड़ेगा। फिर ये आप रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट कर सकते हो और ये जान सकते हो कौन सा अकाउंट कितने से डेबिट होगा, एंट्री क्या होगी। तो इसकी एंट्री होगी, मान लो 5,000 कैश दिया, 5,000 रियलाइजेशन, तो इसकी एंट्री लोन अकाउंट डेबिट टू कैश टू रियलाइजेशन। ठीक है, बेसिक जर्नल एंट्री। अब थोड़ा सा ना डिसोल्यूशन की बेसिक एंट्रीज की बात कर लेते हैं और एक एक करके सारे एंट्री समझते हैं। सबसे पहली बेसिक एंट्री, जब एसेट्स बिकेगा, जब एसेट कोई भी एसेट बिक रहा है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, कुछ भी बिक रहा है, बैंक टू रियलाइजेशन। एसेट को पार्टनर लेके जा रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी पेमेंट हो रही है, रियलाइजेशन टू बैंक। लायबिलिटी पार्टनर लेके जा रहा है, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जर्नलिज्म वगैरह की एंट्री तो सेम है, जीआर, पीएनएल, डब्ल्यूसीआर, इसकी एंट्री सेम है। और जो गुडविल तो बढ़ता नहीं इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर में गुडविल और आईएफआर ये दोनों नहीं बढ़ता है। पीएनएल अगर दे रखा है क्लास आपको एसेट साइड, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। इसके अलावा क्लास एंट्रीज में गेन और लॉस की, गेन की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस की एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्योंकि बेसिक एंट्री। क्रेडिटर्स अगर बिजनेस के किसी भी एसेट को टेक ओवर करता है फुल सेटलमेंट में तो कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन अगर वो हमें कुछ पैसे देता है तो बैंक टू रियलाइजेशन, हम उसको पैसे देंगे तो रियलाइजेशन टू बैंक। ध्यान रखना डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट अलग अलग केस में। डब्ल्यूसीआर 9,000 का है, एबी पार्टनर से उनकी रेशियो इक्वल है, डब्ल्यूसीआर 9,000 का है, एडिशन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्लास ये पूरा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी 4500। ऊपर 6,000 का है, नीचे वर्ग नुकसान हुआ 2,000। तो ध्यान रखना रियलाइजेशन अकाउंट में नीचे जितना लिखा है उतना उधर से ट्रांसफर कर दो बाय डब्ल्यूसीआर, उतने की पेमेंट कर दो। बाकी बचा 4,000 वो पार्टनर्स में बांट दो, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मैं एक फॉर्मल एंट्री पास करके दिखाऊं तुम्हें ना, डब्ल्यूसीआर कितने का है, 6,000 का है, डब्ल्यूसीआर 6,000 का है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उनमें बढ़ेगा कितना 4,000, और टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना चला गया 2,000। फिर इसकी पेमेंट करोगे तो एंट्री करोगे रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट 2,000। ये दो एंट्री आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केस 3 डब्ल्यूसीआर 6, नीचे भी 6, तो रियलाइजेशन अकाउंट में 6 ट्रांसफर करोगे, 6 की पेमेंट करोगे, तो एंट्री डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ना पार्टनर्स में कुछ जाएगा ना कहीं और कुछ। 6 और नीचे 8, तो ट्रांसफर तो 6 ही करोगे रियलाइजेशन में, लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आएगी तब 8 की पेमेंट करोगे, यानी ट्रांसफर की एंट्री क्या करोगे, डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 6,000, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 8,000। ठीक है, अब यहाँ कुछ भी नहीं है, 8 है, तो ट्रांसफर कुछ भी नहीं करोगे, पेमेंट 8 करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 8,000, ट्रांसफर कुछ है ही नहीं। ऐसा हो सकता है कुछ भी नहीं था और पेमेंट अचानक से आ गई। लास्ट ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, ध्यान रखना क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बॉर्न बाई फर्म लिखा है और पेड बाई फर्म लिखा है, या फिर यहाँ पे
बॉर्न बाई पार्टनर, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना बेटा, ठीक है। पेड बाई पार्टनर, तो जब भी बॉर्न बाई फर्म लिखा होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। पेड बाई फर्म टू बैंक, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कुछ नहीं लिखा तो भी हम मानेंगे बॉर्न बाई फर्म है और पेड बाई फर्म है। सिंपल लिख दो रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 10,000। बॉर्न बाई फर्म रियलाइजेशन डेबिट, पेड बाई फर्म टू बैंक, पेड हमेशा क्रेडिट होगा। बॉर्न बाई पार्टनर्स, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पेड बाई पार्टनर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर कोई एक्सपेंस आता है जो बॉर्न बाई पार्टनर है, पेड बाई पार्टनर है, तो भैया नो एंट्री पास, क्योंकि पार्टनर्स डेबिट पार्टनर्स क्रेडिट। बॉर्न बाई फर्म पेड बाई पार्टनर रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बॉर्न बाई पार्टनर पेड बाई फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर हम किसी पार्टनर को रियलाइजेशन करने के लिए, डिसोल्यूशन के प्रोसेस के लिए रेम्यूनरेशन दे रहे हैं ना क्लास, तो वो एक अलग चीज है, ध्यान रखना। अगर हम डिसोल्यूशन के लिए किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं ना, तो वो चीज बिल्कुल अलग है, उसको अलग रखना, साइड में रखना, उसको ध्यान रखना, वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। अगर हम किसी पार्टनर को 10,000 रुपए दे रहे हैं कि भाई तू डिसोल्यूशन कर दे, पूरा काम कर दे, और लेकिन अगर वो अलग है, फिर एक्चुअल जो खर्चा आएगा हमें उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। हम पार्टनर को 10 दे रहे हैं रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर 5,000 खर्चा और हो गया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन अगर हम पार्टनर को दे रहे हैं और कह रहे हैं सारे खर्चे तू बियर करेगा, हम तेरे को 20,000 रुपए दे रहे हैं, सारे खर्चे तेरे, हमसे कुछ मत बोलना, फिर जो भी एक्चुअल एक्सपेंस आएगा ना वो पार्टनर बॉर्न करेगा, वो उसका खर्चा है। फिर अगर वो फॉर्म से लेता है तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और उसका खर्चा वो खुद पे करता है तो नो एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तुम्हारा खर्चा तुमने पे किया, नो एंट्री। भाई हमने तुम्हें पूरा 20,000 रुपए दिया कि तुम इस सबको बेचो, जो खर्चा आए वो भी तुम्हारा, हम कुछ नहीं करेंगे, हमने पूरा दे दिया 20 में लाकर सारे खर्चे इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंस। अब जो एक्चुअल खर्चा आएगा वो तुम्हारा है, हमारा थोड़ी है। और तुम फिर फॉर्म से पे करोगे तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बॉर्न बाई फर्म और पेड बाई, बॉर्न बाई पार्टनर और पेड बाई फर्म। सबसे पहले माफ़ी चाहूँ, गला मेरा बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है क्लास, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग चल रही है कल से। बट स्टिल पार्ट ए मैंने अच्छे से ख़त्म कर दिया और आप अच्छे से इसे रिवाइज कर लेना। और माफ़ी चाहूँगा, वीडियो लगभग 1 घंटा लेट हो गया, क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लंबी लंबी वीडियो एडिट करने में, फिर उसको यूट्यूब पे अपलोड करने में बहुत टाइम लग रहा है। नेट की स्पीड अच्छे होते हुए भी तो माफ़ करना। मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो दे दी थी सुबह कि आप आराम से जो 2-3 वीडियो मैंने लिंक दिया था कि आप वो अच्छे से कर लो, लाइक सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, अकाउंट्स की थ्योरी हो गई, या फिर मैंने क्लास आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया था वो NPO, वो अच्छे से कर लो मैंने बोला था। और कहा था बिजनेस स्टडीज़ में 1 से लेकर 12 चैप्टर तक जो है NCERT नोट्स वो अच्छे से कर लो, मैंने बोला था आपको, तो वो आपने आई होप कर लिया होगा। और थोड़ा सा लेट हो गया, माफ़ी चाहूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आज रात तक किसी कीमत पे भी तीनों बुक खत्म कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ के समझ के याद करके आना, कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट में बताना, और मॉक्स जरूर लगाना, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।